नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगी। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि घरेलू टीकाकरण पर फोकस करने के लिए यह फैसला किया गया है। देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII कोविशील्ड के नाम से कर रही है। मामले से जुड़े लोगों के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वैक्सीन के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई घरेलू सप्लाई के आकलन के बाद ही की जाएगी। विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता देश के लोगों का टीकाकरण है। देश में वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ी है और 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल भी दिया गया है। ऐसे में सरकार 2 महीने बाद रिव्यू करने के बाद ही देश से बाहर वैक्सीन सप्लाई कर फैसला करेगी। हाल ही में राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों ने केंद्र सरकार से भारी मात्रा में वैक्सीन की मांग की थी। फिलहाल देश में रोजाना कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन मांग में और इजाफा हो सकता है। संसद के बजट स्तर का दूसरा चरण अपने तय समय से 14 दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। संसद की कार्यवाही 8 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई। सदन स्थगित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा पहुंचे। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 18 बिल पास किए गए। विभिन्न मंत्रालयों के 163 रिपोर्ट को स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया गया। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी बृहत्तरी मेहताब ने सदन के बजट सत्र में 114% उत्पादकता के साथ काम करने की जानकारी दी। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सत्र में सदन की उत्पादकता 90% रही, जबकि हंगामे की वजह से सदन के लगभग 21 घंटे बर्बाद हुए। उन्होंने बताया कि इस तरह से पहले चरण में उत्पादकता 99.6% रही, जबकि दूसरे चरण में यह 85% रही। इस दौरान कुल 19 विधेयक पारित हुए। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सत्र के इस भाग में कटौती करने पर विचार हो रहा था। कई दलों के नेता बजट सत्र में कटौती पर सहमत थे और 2 हफ्ते की कटौती की मांग कर रहे थे। पहला चरण 29 जनवरी से 28 फरवरी तक चला। अहमदाबाद के इसनपुर की 10वीं की छात्रा के गायब होने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस का आदेश दिया है कि बच्ची को 2 सप्ताह में ढूंढकर लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर DCP 7 अप्रैल को हाईकोर्ट के सामने हाजिर रहें। मामले में छात्रा के पिता ने 2 वकीलों के जरिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को इस केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस सोनिया बेन गोकानी और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि इस केस की जांच के लिए जूनियर पुलिस अधिकारी 2 सप्ताह में बच्ची को ढूंढकर लाएं और रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ ही अगर बच्ची नहीं मिलती है तो अहमदाबाद जोन 6 के DCP AM मुनिया 7 अप्रैल को हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर रहेंगे। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी भी व्यक्त की। इसनपुर विस्तार स्थित एक स्कूल में 2 महीने पहले 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली 15 वर्षीय बच्ची को उसका भाई स्कूल में छोड़कर गया था। इसके बाद बच्ची स्कूल से गायब हो गई। इसके बाद आज दिन तक बच्ची की कोई भी सुराग हाथ में नहीं लगा है। बच्ची के पिता के मुताबिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। लगभग 2 महीने का समय भी बीत गया, लेकिन फिर भी पुलिस बच्ची तक पहुंच नहीं सकती है अब तक। ऐसे में इस केस को लेकर एडवोकेट शामशाद खान पठान और एडवोकेट एजाज अंसारी द्वारा बच्ची के पिता ने गुजरात हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई थी।
म्यांमार में सैन्य तख्ला पलट और बर्बर कार्रवाई से अमेरिका नाराज है। जल्द ही अमेरिका म्यांमार सेना की तरफ से नियंत्रित किए जा रही 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बुधवार को बताया कि जल्दी ही अमेरिका ट्रेजरी म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी MEC और म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड यानी MEHL को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। साथ अमेरिका में उनकी संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकता है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा म्यांमार सेना के जनरलों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इससे पहले म्यांमार की सेना ने फरवरी के शुरुआत में तख्ता पलट कर दिया था। साथ ही नोबेल प्राइज विजेता और पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया था। आंग सान सूकी की पार्टी नवंबर 2020 में चुनाव जीती थी। इस पर सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि इलेक्शन ऑब्जर्वर ने इस तरह की किसी भी तरह की धांधली को नकारा था। वहीं सेना की दमन नीति के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और जो बाइडेन ने 11 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत म्यांमार सेना पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अब अमेरिका म्यांमार की सेना के व्यापारिक हित पर भी रोक लगा सकता है। ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़ आम जिंदगी गुजारने वाले ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी ने सैन फ्रांसिस्को में एक कोचिंग फर्म में बतौर चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर ज्वाइन किया है। बेटर अप नाम के स्टार्टअप में हैरी अब तक आम कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। बेटर अप 2013 में स्थापित हेल्थ टेक कंपनी है जो पेशेवर और मानसिक स्वास्थ्य की कोचिंग मुहैया कराती है। कंपनी ने हैरी की सैलरी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनकी प्रोफाइलिंग जरूर बताई है। हैरी कंपनी में मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके अलावा हैरी एक और सामाजिक भूमिका निभाएंगे। इसके तहत वे रूपर्ट मर्डॉक की बहू कैथरीन के एस्पिन इंस्टीट्यूट में बतौर कमिश्नर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए काम करेंगे। यह उनकी मानव सेवा होगी। इस बीच हैरी ने CIO नियुक्त होने के बाद कहा, मैं कंपनी के मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काम करूंगा। मेरा मानना है कि हमारी मानसिक फिटनेस को प्राथमिकता देने से कई ऐसे अवसर खुल जाते हैं जिनके बारे में हम मालूम नहीं होता। इसी तथ्य को रॉयल मरीन कमांडो कहते हैं। यह मन की स्थिति है और ये हम सभी की होती है। यही सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन है। इसका मतलब होता है अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम दोहन करना। CIO होने के नाते मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं ऐसे माहौल को निर्मित करने में योगदान दे सकूं ताकि लोग अपना सबसे अच्छा वर्जन आसानी से बना सकें। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। અમૃતતુલ્ય, શક્તિદાયક અને સંપૂર્ણ આહાર દૂધ, જેના અઢળક ઉત્પાદન થકી રાજ્યમાં સર્જાઈ રહી છે એક નવી સફેદ ક્રાંતિ। રાજ્યના પ્રગતિશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રયાસોને પરિણામે પશુપાલન હવે પૂરક નહીં પણ મુખ્ય વ્યવસાય બની રહ્યો છે અને તેથી જ આપણા કિસાન અને ગ્રામીણ બહેનોના ચહેરા ઉપર ખુશહાલી છલકી રહી છે। ગામમાં જ ઘેર બેઠા રોજગાર મળી શકે તે માટે ડેરી ફાર્મ સ્થાપવાની યોજના। પશુ માંદું પડે તો નિઃશુલ્ક પશુ સારવાર માટે ખાસ દવાખાના, ઉપરાંત ઘર આંગણે મોબાઈલ પશુ દવાખાનું, દૂધના વધુ ઉત્પાદન માટે પૌષ્ટિક દાણ ખરીદવા સહાય। કરુણા હવે કોલ અવે, કરુણા એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા। ગીર અને કાંકરેજ ગાયના સંવર્ધન માટે પશુ ફાર્મ તથા દૂધની બનાવટના વેચાણથી સ્વરોજગારી માટે સહાય। निर्णायक नेतृत्व में गुजरात उत्तम थी सर्वोत्तम तरफ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। 31 मार्च तक इन्हें लिंक न कराने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित
हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। सीए अभय शर्मा के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसके बाद वह जब भी इन दोनों को लिंक करेगा तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना का भुगतान करना होगा। इसके साथ व्यक्ति को ज्यादा टीडीएस देना होगा, क्योंकि पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक अपने आय पर 20% की दर से टीडीएस काटेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेन देन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन के एक साल के भीतर ज्यादातर रोजगार वापस आ गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन से पहले देश में कुल 40.3 करोड़ रोजगार थे। इनमें कृषि, नौकरी पेशा और असंगठित क्षेत्र तीनों क्षेत्र शामिल हैं। फरवरी 2021 में रोजगार की कुल संख्या 39.9 करोड़ हो गई, जो कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में 40 लाख कम है। वहीं असंगठित क्षेत्र में रोजगार में आई कमी की काफी हद तक भरपाई कृषि ने कर दी है। लॉकडाउन से पहले देश में बेरोजगारी की दर 7.63% थी, जबकि फरवरी 2021 में बेरोजगारी की दर घटकर 6.9% की गई है। CMIE के CEO महेश व्यास बताते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। ये आंकड़े पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अब भी पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल ये 42.65 था, बीते फरवरी में 40.6 रह गया। इसी तरह रोजगार की दर पिछले साल की तुलना में अब भी कम है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन से पहले रोजगार की दर 39.4% थी, जो अब 37.9 रह गई है। पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश पर रासुका हटने के बाद रिहा किए गए डॉक्टर कफिल के मामले में योगी सरकार की टेंशन कम होती नहीं दिख रही। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफिल के मामले को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफिल खान के खिलाफ अलीगढ़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहे आपराधिक मुकदमे और पुलिस चार्जशीट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को की जाएगी। दरअसल डॉक्टर काफिल खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंटी-CAA और NRC विरोधी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। डॉक्टर काफिल खान ने अपने खिलाफ अलीगढ़ की CJM कोर्ट में चल रहे आपराधिक मुकदमे और पुलिस चार्जशीट को विधि विरुद्ध बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे रद्द करने की मांग की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने इस मामले में राज्य सरकार को जानकारी देने का आदेश दिया है। कहा गया है कि अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR के तहत पुलिस ने बीते साल 16 मार्च 2020 को चार्जशीट दाखिल की और CJM कोर्ट ने 28 जुलाई को संज्ञान भी ले लिया। दावा किया है कि याची सरकारी सेवक है और उसके खिलाफ केस दर्ज या चार्जशीट दाखिल करने से पहले सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए थी, पर उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया। अपने खिलाफ कार्रवाई को नियम के खिलाफ बताते हुए कोर्ट से उसे रद्द करने की अपील की है। दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट ने ये रोक UAPA के तहत चल रहे मुकदमों पर कुछ वक्त पहले लगाई थी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन समेत कई और आरोपियों की दिल्ली की कड़कुमा कोर्ट में चल रही सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वक्त रोक दिया था जब दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सभी आरोपियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी देने के दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए थे। इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस के द्वारा चुनौती दी गई थी। ट्रायल पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर हटाया है कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि 25 मार्च को ट्रायल कोर्ट से सभी आरोपी चार्जशीट की हार्ड कॉपी लेने के स्वतंत्र हैं। पुलिस के इस पक्ष के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई और आदेश करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई इस अर्जी का हम निपटारा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरुआत में चार्जशीट की हार्ड कॉपी देने की मनाही की गई थी, लेकिन अब अभियोजन पक्ष को इस पर कोई एतराज नहीं है कि आरोपियों को कोर्ट की तरफ से चार्जशीट की हार्ड कॉपी दी जाएगी।
दिल्ली दंगों से जुड़े ज्यादातर मामलों में आरोपी जेल में ही हैं। इसमें ताहिर हुसैन से लेकर उमर खालिद और शर्जील इमाम तक शामिल हैं। हालांकि सफूरा जरगार और फैजान को कोर्ट जमानत पर रिहा कर चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, चाहे वे किसी भी एज ग्रुप के हों या फ्रंट लाइन वर्कर, सबको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने गुजरात विधानसभा का सत्र बीच में समाप्त नहीं किए जाने की बात भी कही। बता दें, गुजरात में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार गुजरात विधानसभा के बजट सत्र को बीच में ही समाप्त कर देगी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 अप्रैल तक चलने वाला है। विजय रूपाणी ने सत्र को बीच में ही पूरा करने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बजट सत्र पूरी अवधि तक चलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्र के 4 दिन और शेष बचे हैं। 3 दिन की बीच में होली की छुट्टियां आ जाएगी। रूपाणी ने बताया कि इस तरह के बाकी 4 दिनों में सरकार को 8 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने हैं, इसलिए इस तरह को समय से पहले पुल किया जाना चाहिए और अटकलें पूरी तरह निर्धार हैं। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लेकर रूपाणी ने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards, CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कामरेज में 76 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की कोरोना की वैक्सीन लेने के 24 घंटे बाद मौत हो गई। वैक्सीन लेने के अगले दिन उसे सांस की समस्या और कमजोरी की शिकायत शुरू थी। परिजन कामरेज के हेल्थ केयर पर ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल में दिखाने को बोला। परिजन पास के एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कामरेज पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव का फॉरेंसिक पीएम करवाने के लिए सिविल अस्पताल ले आए। डॉक्टरों ने फाइनल ओपिनियन बाद में आने की बात कही है, जबकि प्राथमिक जांच में हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई थी और लंग्स में पानी मिलने की बात आई है। फिलहाल मौत का कारण फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। वैक्सीन लेने के बाद सूरत में यह पहला मामला है जब किसी की मौत हुई है। कामरेज मोड़ थाना नवा फाइडियो निवासी 76 वर्षीय रमीलाबेन रतिलाल रणछोड़बाई पटेल को मंगलवार सुबह करीबन 12 बजे गांव के प्राथमिक स्कूल में वैक्सीन दिया गया। बुधवार सुबह सांस लेने में समस्या और कमजोरी की शिकायत पर हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर रेफर किया है। गुजरात में कोरोना ट्रांसमिशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद और सूरत में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आने वाले दिनों में होली और शब बारात मनाई जाएगी। राज्य के गृह विभाग ने इन त्योहारों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मुसलमानों को शब बारात त्योहार में अनुष्ठान करने की अनुमति है। इस बीच लोगों को कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। इस अलावा यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मस्जिद में
बहुत से लोग इकट्ठा नहीं होंगे। गुजरात सहित राज्यों ने होली के जश्न पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार वैदिक अनुष्ठान के साथ हर साल की तरह होली मनाई जा सकती है, यानी सरकार ने होली की अभिव्यक्ति की अनुमति दी है। लोग गलियों, मोहल्लों और समाजों में होली मना सकते हैं और दर्शन के लिए परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन होली के बाद आने वाले दूल्हे और त्योहार मनाए नहीं जा सकते। इससे पहले उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी स्पष्ट किया था कि लोग वैदिक संस्कारों और पूजा के साथ सड़कों पर और मोहल्लों में होली प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन अगली धुलेटी समारोह में सरकार ने उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने रंगों से खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कोई भी गुलाल, पानी या अन्य रंग नहीं उड़ा सकता है। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होगा। इस सीजन के लिए कई टीमों ने ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत कर दी है। 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। बुधवार को फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के लिए जर्सी लॉन्च की। धोनी की टीम की यह नई जर्सी सशस्त्र बलों को समर्पित होगी। इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। चेन्नई की जर्सी में पीले रंग के साथ साथ इंडिया आर्मी के कैमोफ्लेज भी जोड़ा गया है। जर्सी में कंधे पर कैमोफ्लेज रंग को जगह मिली है। सीएसके ने एक बयान में कहा कि टीम ने 2008 में पहला संस्करण के बाद से अपनी जर्सी को फिर से डिजाइन किया है। सीएसके के सीईओ के.एस. विश्वनाथन ने कहा कि सशस्त्र बलों की महत्वपूर्णता और निस्वार्थ भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने की तरीकों को खोजने के लिए कुछ समय पहले से ही यह हमारे दिमाग में था। इस बार हमने जर्सी के माध्यम से इस लोगों को बताना चाहा है। सीएसके की टीम 2010, 11 और 18 में आईपीएल चैंपियन रह चुकी है। टीम अब तक 10 बार प्लेऑफ में पहुंची है, जबकि 8 बार उसने फाइनल में जगह बनाई। पिछले सीजन में टीम का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा था। टीम आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। धोनी की टीम पिछले सीजन में 7वें स्थान पर रही थी। दो 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई है। अब जल्द ही उनके फैंस के लिए खुशखबरी आनी है। शाहरुख खान यशराज फिल्म्स की पठान की शूटिंग में व्यस्त है और जल्द ही फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म में एसआरके का लुक भी नया है। दुबई में चल रही शूटिंग के दौरान शाहरुख खान लंबे बाल और पूरी दाढ़ी में नजर आए। दुबई में फिल्म के इंटेंस एक्शन सीन की शूटिंग जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान के लिए यशराज फिल्म्स में शाहरुख खान को 100 करोड़ रुपए फीस दी है और इसी से साथ एसआरके इंडिया के सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। फिल्म रिवेंज ड्रामा थीम पर आधारित है और इसमें बेहद शानदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। वॉर फिल्म में एक्शन सीन बना चुके एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख पठान में एक्शन सीन्स पर काम कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर इस फिल्म के म्यूजिक के लिए रीयूनाइट हुए हैं। दोनों ने शाहरुख खान की फिल्मों ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया है। पठान के अलावा शाहरुख खान आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये माँ बेटी की कहानी पर बेस्ड है। शेफाली शाह फिल्म में आलिया भट्ट की मां का रोल प्ले कर रही हैं। इनके अलावा फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी काम कर रहे हैं। शाहरुख खान और आलिया दूसरी मूवी के लिए एक साथ आए हैं। इससे पहले 2016 में आई डियर जिंदगी में उनको एक साथ काम करते हुए देखा गया था। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर मानहानि केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को अंधेरी कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत वारंट को रद्द कराने कंगना ने कोर्ट को रुख किया था। इससे पहले जावेद अख्तर की तरफ से दायर मानहानि मामले में कंगना को मुंबई की एक कोर्ट ने पेश होने के आदेश जारी किए थे। जब कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। तब इसको लेकर कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, गीदड़ों का एक झुंड और एक शेरनी अकेली। दरअसल गीतकार जावेद अख्तर को लेकर मुंबई की कोर्ट ने समन जारी किया था। मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया था कि गीतकार जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद मानहानि का मुकदमा बनता है।
इसमें जांच की आवश्यकता है। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पिछले साल नवंबर में जावेद अख्तर की तरफ से दर्ज मानहानि की शिकायत की जांच जुहू पुलिस करे और 16 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट से यह आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 202 के तहत आया था। आज की जानकारी में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।